नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने ज्योग्राफी पर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रहाणु परिकल्पना। वेरी इम्पोर्टेंट परिकल्पना। अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज हम अद्वैतवादी तारा कंप्लीट करने के पश्चात हम द्वैतवादी परिकल्पना देखेंगे, पृथ्वी एवं सौरमंडल उत्पत्ति संबंधी। तो चलिए हम देखते हैं ग्रहाणु परिकल्पना और इस परिकल्पना के प्रतिपादक या जनक चैम्बरलिन तथा मोल्टन है। अमेरिका वैज्ञानिक टी.सी. चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1904 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। इससे पहले हम अद्वैतवादी परिकल्पना देख रहे थे, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई थी, लेकिन चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं हुई है, बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों के सहयोग से हुई है। इनके अनुसार, ग्रहाणु एवं चैम्बरलिन के अनुसार, ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। एक है आपका सूर्य और दूसरा है आपका साथी विशाल तारा। अतीत काल में सूर्य एक सर्पिल निहारिका के रूप में परिभ्रमण कर रहा था कि एक विशाल तारा सूर्य के निकट पहुंचा। ब्रह्मांड में पहले एक सूर्य जो है एक सर्पिल निहारिका के रूप में परिभ्रमण कर रहा था, तभी एक विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा, निकट पहुंचा। सूर्य के विस्फोटक प्रकृति होने के कारण सूर्य का ऊपरी भाग विदीर्ण होने लगा और उनमें से अनेक छोटे छोटे टुकड़े निकलकर पृथ्वी से अलग हो गए। इन टुकड़ों को ग्रहाणु कहा गया। सूर्य से जो छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकले उसको ग्रहाणु कहा गया। इन ग्रहाणु में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे, जो केंद्रक के रूप में घनीभूत होकर बड़े ग्रहाणु के चारों ओर छोटे ग्रहाणु एकत्रित होने लगे और ये छोटे ग्रह जो बड़े ग्रहाणु के पास एकत्रित हुए वो आपके ग्रह तथा उपग्रह कहलाएं। और लास्ट में शेष जो सूर्य का जो शेष भाग बचा हुआ था अवशिष्ट के रूप में, वो सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बना। यानी कि कहने का आशय है कि जो सूर्य था और एक विशाल तारा था, सूर्य के नज़दीक ये विशाल तारा जब आया तो ये सूर्य क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रहाणुओं के रूप में टूटने लगे और लास्ट में जो शेष भाग बचे वो आपका सूर्य कहलाए। चैम्बरलिन ने अपने परिकल्पना में पृथ्वी एवं ग्रहों की उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल का संगठन एवं महाद्वीप एवं महासागरों की रचना के बारे में भी बताया। चलिए ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन की सिद्धांतों को हम एक चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। ये देखिए, हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य था और इस सूर्य के पास एक विशाल तारा आया और ये विशाल तारा सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, जिसके वजह से सूर्य विदीर्ण होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा और इसके टूटने से ही ग्रहों, उपग्रहों, पृथ्वी तथा हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। तो ये चित्र हम पेपर हाल में बना सकते हैं। तो ये रहा आपका ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टन की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आलोचना की कि इसकी हम किन किन आधार पर आलोचना कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आलोचना की बात करें तो जेफरी महोदय के अनुसार
सूर्य से अलग हुए थोड़े से पदार्थ के घनीभूत होने से इतने बड़े ग्रहों की रचना संभव प्रतीत नहीं होती। तो जेफरी महोदय ने चैम्बरलिन की जो सूर्य के टूटने से ग्रह का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ, उसको बिल्कुल निरर्थक बताया। उनके जेफरी महोदय कहता है कि सूर्य से जो थोड़े से पदार्थ टूटकर अलग हुआ, इस थोड़े से टूटे हुए पदार्थ से इतने बड़े ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण संभव नहीं है। तो इस आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आलोचना है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहाणुओं के परस्पर टकराने से उनकी वृद्धि होती है, ऐसा माना गया है, जो संभव नहीं है। ग्रहाणुओं के परस्पर टकराने से ताप में वृद्धि होगी, इससे हम पहले वाले सिद्धांत में देखे थे, जो हमारे ब्रह्मांड तथा आकाश में पहले से उपस्थित जो पौराणिक पदार्थ थे उनके आपस में टकराने से वृद्धि होती है। तो इसी आधार पर इसकी आलोचना किया गया है कि ग्रहाणुओं के परस्पर टकराने से ताप में वृद्धि होगी तथा ग्रहाणु गैस में परिवर्तित हो जाएगी तथा विलुप्त हो जाएगी। इस आधार पर भी हम आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ग्रहों की रचना सूर्य से निसृप्त पदार्थ द्वारा मानी गई। निसृप्त मतलब टूटी हुई पदार्थ से मानी गई है, किंतु ग्रहों का कोणीय संवेग से बहुत अधिक है, किंतु ग्रहों का कोणीय संवेग सूर्य से बहुत अधिक है, जबकि उनका परिणाम सूर्य से बहुत कम है। अतः ग्रहों में अत्यधिक कोणीय संवेग कहाँ से उपलब्ध हुआ, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो इस आधार पर भी हम चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी प्रारंभ से ठोस व ठंडी होती तो उसका अपरदन भी प्रारंभ हो गया होता, क्योंकि चैम्बरलेन ने प्रारंभ में ही पृथ्वी को ठोस एवं ठंडी मान लिया गया था। यदि पृथ्वी प्रारंभ में ही ठोस व ठंडी होती तो उसका अपरदन प्रारंभ हो जाता। अतः सागरों में नमक की मात्रा वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक होती। तो इस आधार पर भी हम चैम्बरलेन की विचारधाराओं की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, टकराव द्वारा उत्पन्न ग्रहों का परिक्रमा पथ वृत्ताकार न होकर, टकराव द्वारा उत्पन्न ग्रहों का परिक्रमा वृत्ताकार न होकर लंबा अंडाकार होना चाहिए। लाप्लास ने इसे अवैज्ञानिक माना है। नेक्स्ट है आपका, चैम्बरलेन ने जो वायुमंडल निर्माण की जो धारणा माना है उसको आलोचक काल्पनिक मानते हैं, बिल्कुल भी सत्य नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है आपका, चैम्बरलेन ने पर्वत निर्माण क्रिया के लिए जिस दबाव का संकेत दिया है वह अपर्याप्त है। नेक्स्ट है आपका, ग्रहाणु के संगठन में केवल, ये ग्रहाणु है, ग्रहाणु के संगठन में केवल 9 ग्रह ही क्यों बने, 9 से कम या उससे अधिक क्यों नहीं बने। इस आधार पर भी हम इस सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन का। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको हमारा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।